नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। जिस विषय पर हम आज बात करेंगे, पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है इसको लेकर। अब ये एक माहौल आर्थिक रूप से बनता जा रहा है। इस सरकार, मोदी सरकार, अब इसको आप समझिए, क्योंकि ये इसलिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के इसी महीने की 26 मई को शपथ ग्रहण यानी कि सरकार बनने के 1 साल पूरे हो जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के 1 साल पूरे हो जाएंगे 26 मई को। अब सवाल ये उठता है कि अखबारों ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि जो आर्थिक माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जो मार्केट्स के हालात हैं, सेंसेक्स की आप तस्वीर देख ही रहे हैं, उसके गिरावट की, ये जो पार्टी है यानी कि एक समय था, अच्छा समय है, वो खत्म हो रहा है या खत्म होने वाला है। इन सब के बीच रुपया फिर नहीं संभल पा रहा है। मैंने पहले भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया और समझाया है कि आर्थिक रूप से तेल के साथ जो भी होगा कीमतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वही असर भारत में नजर आएगा। जब महंगाई नियंत्रित थी तब ये सवाल बार बार बीजेपी की सरकार के नेताओं से, मिनिस्टर्स से पूछा गया था कि आप इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल में मंदी है इसलिए आप महंगाई काबू कर पाए हैं। आपने बहुत मुझे अपना फीडबैक दिया और लगातार मैं उसे पढ़ता आ रहा हूं। जो सारी यात्रा किसानों के लिए मैंने की गांव देहात में, तो बेमौसम बारिश से किसान कितना परेशान है वो भी है सामने। अब सबसे पहली बात कि रुपया कमजोर हो रहा है, बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। ये दो बातों में हम अपना फोकस रखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ा मसला है। इसको आर्थिक मुद्दा अकेले मत समझिएगा, इसको आर्थिक मुद्दा अकेले समझकर नकारिएगा नहीं, क्योंकि ये बाजार जो हैं, जो छोटे मंझोले बड़े अलग अलग तबके के निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनसे ये बाजार चलते हैं। अब बात समझ रहे हैं मेरी? उनसे ये बाजार चलते हैं, आपसे ये बाजार चलते हैं, सिर्फ बड़े वाले प्लेयर से बाजार नहीं चलते। तो अब दो तरह की गिरावट पर हम फोकस करेंगे। एक है रुपए की गिरावट और दूसरी है बाजार की गिरावट। बाजार के बारे में जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान, मुझे अच्छी तरह याद है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर गया था, तब भी तमाम लोगों से वहां पर बात हुई। इस समय मेरे मित्र आशीष कुमार चौहान, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और चेयरमैन है, उनसे भी बात हुई। तो बाजार नीतियों पर रिएक्ट करता है, बाजार पॉलिटिक्स पर रिएक्ट करता है, बाजार अलग अलग होने वाले सरकार से जुड़े डेवलपमेंट्स पर, घटनाओं पर रिएक्ट करता है। इसका मतलब बाजार सरकार पर रिएक्ट करता है, ये तो स्पष्ट है। अब क्या ये रिएक्शन उससे जुड़ा है? हमेशा अलग अलग बातें कही जाती हैं जब बाजार एकदम से नीचे आता है कि साहब ये घटना यहां पर हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये सब सच है, ये गलत नहीं है। लेकिन माहौल जो होता है वो इस बात से बनता है कि बाजार सरकार की तरफ किस तरह से देख रहा है। प्रवीण झा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रवीण झा हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र कुमार होंगे हमारे साथ, जो कि एमडी वैल्यू रिसर्च के। किरित सोमैया होंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो आर्थिक मामलों को समझते हैं। सलमान सोज होंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, ये भी समझते हैं आर्थिक मामलों को। और डॉक्टर अरविंद प्रसाद होंगे, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फिक्की। अब मेरा सवाल, प्रवीण, ये थ्योरी तो खैर अब मैं कभी जीवन में मान ही नहीं सकता कि सरकार और बाजार अलग अलग होते हैं। सरकार की घटनाएं, अच्छी सरकार, कोई नीति, यही प्रभाव करती है किसी सेक्टर को और वही प्रभावित करता है बाजार को। क्यों अखबार या विश्लेषक ये कह रहे हैं
कि बाजार अब मंदी के समय से गुजरेगा? आपके हिसाब से वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, दो किस्म के कारण हैं, जैसा आप अपनी चर्चा में बता रहे थे। हाँ। एक जो आर्थिक व्यवस्था वैश्विक स्तर पे है, उसमें जो होता है उसका असर होगा ही होगा। हमारी नीतियों पे भी होगा, हमारे बाजार पे भी होगा, उसके सेंटिमेंट्स पे होगा। तो कुछ चीज़ें जो हुई हैं, खास करके यूएस बॉन्ड मार्केट में, उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट जो है, और इसके बारे में धीरेन्द्र अभी थोड़ी देर में आपको और विस्तार से बताएंगे। तो एक तो उस तरह के फैक्टर्स हैं, लेकिन मूल बात जो है अपने यहाँ, अगर हम कहें कि पिछले साल भर में क्या नीतियों में ऐसा कुछ हुआ है जिसका बहुत ठोस जो अच्छा प्रभाव आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पे हो, हाँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। वो बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा वाली बात थी ना। हाँ हाँ। तो वो तेल वाली बात हो गई। तेल की कीमतें नीचे आई, आपने कहा आपने हाँ, महंगाई तो नियंत्रित कर ली। जी जी जी। तो वो हुआ तकरीबन 6 महीने में। हाँ। इतना जबरदस्त उसमें गिरावट हुआ था कि उससे जो भी फायदे हो सकते हैं, और इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति जो है बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका फायदा हुआ था। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी चीजों को आप देखें तो नीतियों के आधार पर या तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसका असर शायद आप 2 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद देखेंगे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में जब हम कहें कि नीतियों से कोई बहुत व्यापक अच्छे प्रभाव हुए हैं, तो वो तो हुआ नहीं। तो जैसे ही तेल की कीमतों में पलटा आप देखते हैं, तो उसका असर जो है कई चीजों पे होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एक्सटर्नल सिचुएशन जो है, बस स्टॉक मार्केट और बॉन्ड प्राइसेस, उसी में अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत कुछ होता है, पूरी व्यवस्था हमारी हिल जाती है। इसलिए हिल जाती है कि निवेशकों का भी विश्वास जो है, जो आप कहेंगे बड़ा ठोस एक विश्वास, एक भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना ऐसी है और इतनी मजबूत है कि उसमें बड़ा विश्वास है, वो है नहीं। मूडी ने निश्चित तौर पे उसको थोड़ा सा एक अपग्रेड किया था, स्टेबल से थोड़ा पॉजिटिव कुछ दिन पहले किया था। लेकिन अगर आप अपने ही सारे आंकड़े देखें, मसलन मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ महीना भर पहले के आंकड़े बताऊं कि जो एक बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स होता है, और पिछले साल का जो आखिरी क्वार्टर था और इस साल का 15-16 का जो पहला क्वार्टर है, अगर उसमें आप देखें तो बहुत स्पष्ट ये बताता है कि जहां तक रॉ मटेरियल की कीमतें हैं, फिनेंस की कीमत है और प्रॉफिट मार्जिन है, इन तीनों को लेके थोड़ा उदासीनता में कमी आई थी, यानी कि पेसिमिज्म जो है वो थोड़ा कमा था। लेकिन बाकी जो और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमान है, मसलन प्रोडक्शन, उत्पादन, ऑर्डर बुक्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सभी मानकों को अगर हम लेके देखें तो उसमें जो है उदासीनता काफी गहराई है। और जब ये लोग कह रहे हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट का माहौल, उसके बारे में जो एक सोच है वो बेहतर हो रही है, तो मिला जुला के जो एक ट्रेंड रहा है, अब उसका एक आकलन हो रहा है कि शायद इसको दो तरह से आप देख सकते हैं, या तो हम वो अंश भी दिखाएंगे जो नरेंद्र मोदी ने टाइम मैगजीन को इंटरव्यू में, क्योंकि उन्होंने उनसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा। धीरेन्द्र, जो जैसे उन्होंने कहा कि सरलता करके हम समझाएंगे, अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी की पिच, शानदार जीत, 282 सीट, उसके बाद एक बहुत ही ढीला बजट, किसी के समझ में नहीं आया कि वो बजट क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई तकरीबन, रोटेशन ऑफ इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं उसका बहुत बुरा हाल। क्रूड ने आपको बचाया क्योंकि उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे आई। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रूड में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी वजह से आपका बाजार ढुलमुला रहा है। क्यों फिर ये नहीं कहा जा रहा है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों तक आप बाजार में मंदी देखेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसको इतने बड़े स्तर पर जोड़ने इतने गहराई से हमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है। बाजार एक बहुत ही छोटे बच्चे की तरह है, टीनेजर भी नहीं है। हाँ हाँ। और बहुत ही मूडी है। ये एक बहुत रूटीन साइक्लिकलिटी है। ठीक है। अगर आप देखें कि पिछले और एक रिवर्सन टू मीन होता है। ठीक है। अगर आप देखें कि पिछले 1 साल में अगर हम 5 महीने पीछे चले गए हैं अपने बढ़त से, अगर सेंसेक्स पे, तो उसके बावजूद भी निवेशकों को अभी 60-70% की वृद्धि दिख रही है। मुनाफे पे बैठे हुए हैं अभी भी लोग, इस गिरावट के बावजूद। अगर किसी ने 1-1.25 साल पहले लगाया था पैसा तो निवेशकों के लिए ये बड़ा
स्वाभाविक है कि अगर आपका मुनाफा होता है तो आप मुनाफा वसूली करते हैं, और जब तक लगातार बाजार चलता रहता है तो आप लालच कर रहे होते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये उसी का ये साइकिल है, और इसके बहुत सारे कारण पैदा हो जाते हैं। जो बाजार बहुत ही डायनामिक है, दुनिया भर से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा रोल। शुरुआत में आपने कहा 18 साल के बच्चे की तरह है, जी मूडी भी बहुत है, और इसमें बहुत 18 साल के बच्चे की तरह भी नहीं है, जिसको तरह भी नहीं है, की तरह भी नहीं है, तो साथ में डायनामिक भी है। इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि इनको इसका शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसको एनालाइज करना मुझे नहीं लगता है कि ये मुनासिब है। लेकिन बाजार का जो फंडामेंटल ट्रेंड है, आज एक अंग्रेजी के अखबार में मैंने एक बात पढ़ी जी कि साहब पार्टी क्या जी आप अखबार की प्रति ले आया है अपने साथ, तो सुबह मैंने पढ़ा। धारणा फिर क्यों, धारणा उस पुख्तापन की, किरीट सुमैया है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आर्थिक मामलों को समझते हैं, सलमान सोज हैं, वो आर्थिक मामलों को समझते हैं, दोनों से पूछेंगे कांग्रेस, वो पुख्तापन जो एक नई सरकार की नीतियों से नजर आना चाहिए, सॉलिडिटी, वो फिर क्यों नहीं नजर आ रही है? उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि साल भर समय उचित है। और एक जो बड़ी चीज जिसकी उम्मीद थी, जो कि अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है, जो कि बाजार में हमारा शुरुआत में यही बातें कही गई ना सब, ईज ऑफ बिजनेस, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन, ये तो शुरुआत के जो नारेबाजी थी वो तो प्रो रिफॉर्म थी। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, प्रो रिफॉर्म नारेबाजी का प्रो इम्पैक्ट बाजार पर होना चाहिए। जी हाँ, यही है ना। अगर मेरी बात गलत है मुझे आप कहिए कि नहीं, आपकी आर्थिक सोच बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही लंबी रेस का गेम है। अगर आप देखें कि 1990 में जो कदम उठाए गए थे, जो बड़ा रिफॉर्म कहा गया था, जो बड़ा रिफॉर्म हुआ था, अगर हम देखें कि आज जो कुछ भी हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसकी तुलना में 90 का जो रिफॉर्म था वो बहुत बड़ा रिफॉर्म था, जिसमें कि कैपिटल मार्केट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया, जिसके बाद हमारे यहाँ 5 साल तक सबसे बड़ी मंदी आई थी। उसका असर आने में 10 साल लगा था। अगर आपको ध्यान हो कि 92 का जो हमारा बाजार का पीक था, 4000 का, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस समय हमारा बाजार 4000 पॉइंट्स पे पहली बार पहुंचा था, और वो उसके पिछले 3 साल में 800 पॉइंट से 4000 पहुंचा था। अगर उसको आप अनुपात में देखें, और वहां उस लेवल को अटेन करने में अगला 11 साल लग गया था। इस बीच में हमारी आधी कंपनियां सिक हो गई थी, जो हमारे स्टॉलवर्ट्स थे वो हमारे बाजार से गायब हो गए, और नए स्टॉलवर्ट्स आए। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ आज जो हमारे सेंसेक्स के, ठीक है, आप एक, अब खैर वो और चर्चा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रवीण झा बैठे हैं, इनका भी बड़ा मैं सम्मान करता हूं, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी और नियो लिबरलिज्म में क्या चर्चा होती है आर्थिक विषयों की, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। मैं उस चर्चा को हटा नहीं रहा हूं। प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं किरीट सुमैया और सलमान सोज साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ अब अरविंद प्रसाद जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि फिक्की के डायरेक्टर जनरल हैं। छोटी सी बात ये मैं कहना चाहता था, स्टॉक मार्केट में जो चढ़ाव उतार होते हैं उसको बहुत बढ़िया प्रतिमान के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि जो वास्तव में अर्थव्यवस्था हमारी है उससे उसका क्या संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, जो हेडलाइन है उसके संदर्भ में कहूंगा, पार्टी शुरू कब हुई थी? पार्टी वो एक अखबार का अपना तो कुछ शुरू, एक अखबार मैं तो ये कहूंगा अपना विश्लेषण है कि अर्थव्यवस्था में जो पिछले, कर हम खास करके बाहरी कुछ पक्षों को छोड़ दें, तो मैं तो कहूंगा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो हुआ है, जो भी आपको पॉजिटिव्स दिखाई देते हैं, लार्जली वो बहुत जो तेल में गिरावट हुई थी कीमतों में, उसकी वजह से जो फायदा हुआ। अदरवाइज अगर आप देखते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के इंडिसेस देख लीजिए, इतना वॉलेटाइल है और इतनी मरी हालत में है, जिसपे आपका इतना ज्यादा फोकस है, जिसकी तस्वीर मैंने स्वयं जाके छोटे मुझे याद है भिवंडी में गया था, वहां पावर लूम की कंडीशन पर मैंने 1 घंटे का कार्यक्रम किया था। पार्टी शुरू कब हुई थी? पार्टी खत्म होने के लिए किरीट सुमैया, दोनों पक्षों को आपने सुना, प्रोफेसर प्रवीण झा को और धीरेन्द्र कुमार को। क्या मार्केट का मूड सरकार के खिलाफ है इस वक्त? आप बाजार को लेकर बहुत प्रश्न उठा चुके हैं पिछले 15 सालों में। जब मैं जानता हूं कि बाजार के कामकाज के खिलाड़ियों पर आप प्रश्न उठा चुके हैं, तो इसीलिए मैंने कहा यह कार्यक्रम अधूरा रहेगा आपके बगैर। और आप ईमानदारी से किरीट सुमैया आज बताइएगा, क्योंकि बाजार नीतियों पर रिएक्ट करता है, सरकार पर रिएक्ट करता है। किरीट सुमैया से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। मुझे धीरेन की बात बहुत ध्यान से मैंने सुनी जी, कि जिस प्रकार से आप देखो 15,000 से 30,000 तक बाजार
साल 1.5 साल में 15 महीने में पहुंचा। जब बाजार वन वे जाता है ना, तो आपने सही कहा, मेरे जैसे व्यक्ति परेशान होता है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, कि मार्केट ऐसा ऐसा ही चलता है तो ही वो हेल्दी होता है। ठीक है। अब रही बात इकोनॉमी की, रही बात वातावरण की, ये पॉलिटिकल डिबेट में हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा ये तो कहेंगे कि 12 महीने में भ्रष्टाचार, दिल्ली का भ्रष्टाचार मैं बोल रहा हूं, दिल्ली यानी दिल्ली शहर का नहीं, दिल्ली में जो राजनीति सरकारी भ्रष्टाचार था, पॉलिटिकल करप्शन, सूटकेस राजनीति समाप्त हो गई। दूसरी बात, वे निर्णय जो होगा होगा, कोई उसको एरोगेंस कहेगा, लेकिन नीति स्पष्ट है, नेतृत्व कहां देखना लोगों को पता है, और उसके कारण एक विश्वास और आत्मविश्वास, पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण। अब ये देखो, एक बात हमने समझनी होगी कि पहले साल में कोई कह सकता है कि उपलब्धि कितनी है, कम है, ज्यादा है, लेकिन आप अभी आप देखोगे तो जो सेकंड ईयर शुरू हो रहा है, उस समय पर जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रहा है। जीएसटी से लेके कुछ इस प्रकार के जो विधेयक है वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो संसद में वास्तविकता है वो सभी पार्टियों ने स्वीकार कर ली, इंक्लूडिंग बीजेपी, कि भैया हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, हमें विपक्ष को उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक है। और विपक्ष ने भी ये ध्यान में लिया कि भाई कुछ मुद्दे में करेक्शन करना चाहिए, लेकिन आगे 2 कदम बढ़ना चाहिए। और इसलिए मेरी दृष्टि से अगर हम इंडेक्स की, सेंसेक्स की बात करते हो, तो ये इस प्रकार का उतार और चढ़ाव, ये पहली बार 27,000 टच नहीं हुआ है। कुछ सप्ताह पहले वो 28,000 भी टच हो गया था, फिर वापस 29,000 चला गया। तो मैं तो जो कॉन्फिडेंस का इंडेक्स, जो ग्रोथ का इंडेक्स, उस दृष्टि से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आने की शुरुआत हुई है, एक साल के पश्चात पूरा देश पॉजिटिव डायरेक्शन से आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है। अब आपने पॉजिटिव इंडेक्स की बात की, एक इंडेक्स और है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। गांव देहात में किसान क्या सोच रहा है आपकी सरकार के बारे में, बहुत लंबी यात्रा में करके आए हैं, उसको भी नहीं लाऊंगा यहां पर। सलमान सोज, सारी सरकारों को जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कहा जाता रहा है कि बाजार को उठाना गिराना एक तरह से अपनी तरक्की का सिंबॉलिज्म बनाने की कोशिश करती हैं सरकारें। क्या यह धारणा सही है? कांग्रेस पर भी आरोप रहा है। देखिए, बाकी लोगों ने भी कहा, किरीट जी ने कहा, धीरेन्द्र जी ने कहा, एक हिसाब से देखा जाए तो बाजार को एक देखा जाए कि ऊपर गया नीचे गया, वो तो इकोनॉमी वाइड इम्पैक्ट उससे नहीं पता चलेगा, क्योंकि सेंसेक्स में कुछ स्टॉक होते हैं, निफ्टी में कुछ स्टॉक होते हैं, ऊपर नीचे होता है, मैं इनकी बात मानता हूँ। लेकिन बाजार एक इंडिकेटर तो है, इसको हमको मानना चाहिए। अगर कुछ वॉलेटिलिटी है तो बाजार हमें कुछ मैसेज दे रहा है, बाजार हमें कुछ हमारी गवर्नमेंट को भी मैसेज दे रहा है कि भाई हम अभी पूरी तरह से सेटल नहीं है, क्योंकि आप की जो पॉलिसीज़ है, हमें अभी नहीं लग रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में चलने चाहिए उस डायरेक्शन में शायद आप नहीं है। तो एक हिसाब से एक वार्निंग सी होती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बाजार नीचे गया यानी कि टोटल इकोनॉमी नीचे गई, वो नहीं है। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि क्या 1 साल में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कोई तूफान का कमाल कर देती। देखिए, एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने में मेरे ख्याल में बीजेपी और मोदी जी का खास रोल रहा है। अब वो एक हिसाब से भुगत रहे हैं। अगर मेरे जो हमें लगता है, और बीजेपी के काफी दोस्त भी कहते हैं, जो फोकस लैंड बिल को पार्लियामेंट में पास करने की कोशिश जो हुई, जो इतना पॉलिटिकल कैपिटल, इतना टाइम जो उसमें लगाया गया, मुझे लगता है उससे गवर्नमेंट डिस्ट्रैक्ट हो गई।
ये मैं आपको बताऊं, जब गवर्नमेंट डिस्ट्रैक्ट हुई और इनका फोकस जो इकोनॉमी पे होना चाहिए था, टोटल फोकस वो इकोनॉमी पे नहीं रहा, उससे मेरे ख्याल में आगे को आपको पता चलेगा उसका नुकसान रहेगा। जो इनको क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होने से फायदा हुआ, उसको इन्होंने पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं किया, तो मेरे ख्याल में इनकी वीकनेस है। देखिए, आपका प्राइवेट इन्वेस्टर जो हिंदुस्तान का प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो इस पैसे नहीं लगा रहा है क्योंकि उनकी एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे पड़े हुए हैं। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको आपने कंफ्यूज कर दिया। आपने उनको कभी कहा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की बात की, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की बात की, वो टोटली कंफ्यूज है कि भाई हमें अब ये ऐसा ना हो जाए कि हमारे यहाँ पर टैक्स लग जाए। वहां अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई तो वो तो आराम से वहां जा रहे हैं। तो आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, आपने मेक इन इंडिया की बात जब की तो ऐसा लगा प्राइम मिनिस्टर टोटली फॉरेन इन्वेस्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कितने पड़े हुए हैं, तो आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर खड़े नहीं हो रहे, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं लेकिन वो जा भी रहे हैं। इस वक्त आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट एक हिसाब से कैटालिटिक होती, यानी कि आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जाती, उससे बाकी लोग भी ऊपर आ जाते, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक, जिसको मैं मानता हूं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इस गवर्नमेंट ने किया, वो लैंड एक्ट को के पीछे पड़ गए। इतनी जमीन पड़ी हुई है, अनयूटिलाइज पड़ी है, उसको उन्होंने टाइम नहीं दिया। 2013 वाला अपना ही लॉ इनका था, हमारा लॉ था, इनका लॉ था, उसको नहीं, उस चीज के पीछे पड़ गए। और मेरे ख्याल में एक मोमेंटम जो इनके पास होना चाहिए था, जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता था, मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। और दूसरी बात आपको यह भी बता दूं कि हमको ऐसे तो लगता है कि भाई इकोनॉमी पे जैसे घर वापसी, लव जहाज, ऐसी ऐसी बकवास चीजें, उससे इकोनॉमी का क्या ताल्लुक। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नेंस होती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है ऐसी बड़ी चीजों से। दो चीजों से मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई। एक जो इनके जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने ये घर वापसी, लव जहाज की बात की, दूसरे साइड से जो लैंड एक्ट के पीछे पड़ गए, जमीन के पीछे पड़ गए, उससे ये डिस्ट्रैक्ट हो गए। बीजेपी में बहुत लोग नाराज हैं, परेशान हैं ये जमीन के पीछे पड़ने पे। और मुझे लगता है जो इनको स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। ठीक, जिससे अपनी बात को हिंदुस्तान में बहुत फायदा होना चाहिए। मैं बहुत आराम से बजट काटे, एजुकेशन का बजट काटा, हेल्थ का बजट काटा। हाँ, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कम हुई है, सबकी बातें धीरेन्द्र जी की, प्रवीण जी की, किरत सुमैया साहब की, सलमान सोज आपकी सुन रहा था। डॉक्टर अरविंद प्रसाद, क्या इंडस्ट्री इस वक्त ऐसा सोच रही है कि जो आप तरक्की के इंजन को चाबी देकर पटरी पे डाल के तेज दौड़ाने की बात कर रहे थे, उसकी पटरी नरेंद्र मोदी और ये सरकार अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए? क्या इंडस्ट्री ये सोच रही है? नहीं, देखिए, बात यह है कि जो बेसिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथन करने की बात है, जो मेजर प्रोग्राम्स और स्कीम्स है, जस्ट 2-3 का मैं की चर्चा करना चाहूंगा। जैसे स्मार्ट सिटीज में 1 लाख करोड़ खर्चे करने की बात है, 500 सिटी को और 100 सिटी को। तो वो ये स्कीम का एक फ्रेमवर्क आया है, अभी उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ है। रेलवे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफी हद तक लिबरलाइज किया गया, डी लाइसेंस किया गया, एफडीआई की अनुमति दी गई। प्राइवेट सेक्टर को करीब ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग की संभावना है, बट अभी उसे ग्राउंड पर आने की में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत वो मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही गई है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, तो ये सारे फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने में अभी समय लगेगा। जो कई सेंट्रल स्कीम्स में बजट कम करने की बात कही गई है, तो 14th फाइनेंस कमीशन में एक मेजर शिफ्ट हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेस अब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है और मेजर स्कीम को रीवर्क करने की आवश्यकता है। जो पहले सारे सेंट्रल से फंडिंग होते थे, अब उसमें स्टेट को भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है। तो ये सारे स्ट्रक्चर को रीवर्क करने में और ग्राउंड पे लाने में अभी समय लग रहा है। और ये ऐसे स्कीम्स भी हैं जिसमें तुरंत एक दिन में नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो मेजर, इसी तरह मान लीजिए डिजिटल इंडिया की बात कही गई है। डिजिटल इंडिया एक बड़ा मैसिव एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें गांव-गांव तक एक ब्रॉडबैंड
क्रिएट करना है। तो ये सारे मेजर स्कीम जो अनाउंस हुए हैं स्किल इंडिया में, वो सारे स्किल इंडिया पहले थी गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस है। तो ये सारे ऐसे स्कीम्स मेजर स्कीम्स है जो कि ग्राउंड पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में ये 6 महीने साल भर में नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे स्कीम्स है, बड़े मेजर स्कीम्स है। जब एक्चुअल ग्राउंड पर साल 2 साल में जब आएंगे तो इसका बड़ा ही व्यापक अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक शेयर प्राइस की बात है, ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है कि कई बढ़ाव जो इतने अधिक बढ़ गए थे, यह भी एक तरह से कई लोगों के लिए अच्छा उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिख रहा था। एक साल भर के अंदर जो कंपनीज के परफॉर्मेंस हुए हैं, ऑब्वियसली ग्राउंड पर खासकर रियल एस्टेट, जैसे ये एक्सपेक्टेशन आप जानते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में जब बूस्ट होता है तो 200 इंडस्ट्रीज, करीब 200 रिलेटेड इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। तो ये सब अभी रियल में ट्रांसलेट नहीं हो पाए हैं। लोग यह भी देख रहा है कि जो मेजर जो इनिशिएटिव लिया गया है, खास करके जीएसटी लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में सरकार पास करा पाती है। लैंड एक्विजिशन बिल की चर्चा हुई है, लेकिन देखिए लैंड एक्विजिशन बिल में जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुधार करने की जरूरत होगी, तभी लार्ज प्रोजेक्ट्स आ पाएंगे। उसी तरह रियल एस्टेट बिल था, वो अभी राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया है। तो लोग यह भी देख रहा है कि किस हद तक सरकार ये मेजर लेजिस्लेटिव चेंजेस करवा पाती है।